अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एनर्जी फॉर्म्स यानी एनर्जी की कितनी फॉर्म्स होती हैं इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट आज ही की वीडियो में मैं आपको जो है वो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इस टॉपिक के, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बोर्ड में जो है वो न्यूमेरिकल आने हैं और न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल हैं, तो समझने में उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको जो है वो आसान करके और उनका जो है वो पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल का वो समझ में आ जाए और आप खुद भी जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि ये न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले जो है पूरा आप लेक्चर देखिएगा, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल को करिएगा, क्योंकि जो है वो लेक्चर से ही न्यूमेरिकल को समझने में आसानी होगी। देखिए, मेरा एक आम सा सवाल है आपसे कि एनर्जी क्या होती है। तो बहुत से बच्चों का ये जवाब होगा कि एनर्जी जो है वो ये होती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, या अगर हम जिम जाते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा ताकत होगी यानी ज़्यादा एनर्जी, और जिम नहीं जाते तो कम ताकत होगी और कम एनर्जी। तो ये जो है वो फिजिक्स की जो है वो इस्तेलाह में या फिजिक्स में इसे एनर्जी नहीं कहा जाता। एनर्जी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी नहीं है तो काम नहीं होगा, और एनर्जी है तो काम हो सकता है। लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग करना, ये ताकत, ये एनर्जी नहीं कहते हम फिजिक्स में, ठीक है। एनर्जी इधर कुछ और है। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आज जो है वो डिटेल में समझेंगे, और फिर एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स भी होती हैं, उन फॉर्म्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एनर्जी क्या है। डेफिनेशन बहुत ही छोटी है। सबसे छोटी डेफिनेशन अगर फिजिक्स में है किसी चीज़ की अभी तक, जो हमने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक में देखी है, तो वो एनर्जी की है। द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अगर किसी के पास एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता, और वो उतना ही काम करेगा जितनी उसके पास एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एनर्जी है 10, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, 10 एनर्जी है, ठीक है, या मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो मैं वर्क भी 10 ही करूंगा ना। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क करूंगा। अगर मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं जो है वो 100 किलो की अलमारी को हिला दूं, 100 किलो की अलमारी को हिला दूं, तो मेरे पास एनर्जी भी 100 किलो की होगी ना। यानी एनर्जी का यूनिट किलो नहीं होता कि जूल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग देखें आप, कि जो एनर्जी का यूनिट है ना, जाउल, ठीक है, वही जो है वो वर्क का भी यूनिट है। वर्क का भी यूनिट आपके पास जाउल है, और एनर्जी का यूनिट भी आपके पास जाउल है। तो दोनों यूनिट आपके पास जाउल है। तो एनर्जी भी जाउल होती है और वर्क भी जाउल होता है। तो जितनी आपके पास एनर्जी होगी उतना ही आप काम करेंगे। तो क्या एनर्जी की डेफिनेशन हुई फिजिक्स में? काम करने की सलाहियत, इसको हम कहते हैं एनर्जी। फिर एक बार डिफाइन करता हूं, काम करने की सलाहियत, इसको कहते हैं एनर्जी। अब काम क्या? वर्क, वो वाला वर्क नहीं जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया था, वो वर्क की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे वो वर्क नहीं कि होमवर्क करना, कपड़े सीना, या घर का खाना पकाना, या दूसरे और छोटे मोटे काम करना, वो वाला वर्क नहीं। वर्क ये वाला कि एक चीज को मोशन कराकर इधर से उधर ले आना, फोर्स लगाकर, ये वाला वर्क, ठीक है। पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। तो वो वाला वर्क की यहाँ बात है। तो उस वाले वर्क को करने के लिए जो ताकत चाहिए वो एनर्जी है। यूनिट दोनों का सेम है, ऐसा यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज जाउल। अब ये जो है आपको याद रखना है कि एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम है। अब अक्सर आ जाता है कि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है या अलग अलग, तो बच्चे जो है वो अलग अलग लगा देते हैं। कहते हैं कि जैसे फोर्स और एक्सलेशन का यूनिट अलग अलग है, इसी तरह से मुख्तलिफ क्वांटिटीज का अलग अलग है, तो इसका भी अलग अलग होगा। क्योंकि अब तक आपने कोई भी ऐसी चीज पढ़ी नहीं है आई थिंक जिसमें जो है वो सेम यूनिट पढ़े हो। यानी कि फोर्स का यूनिट आपके पास अगर न्यूटन है तो एक्सेलरेशन का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो होगा आपके पास, मीटर इनवर्स स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन का यूनिट। तो अब तक आपने कोई ऐसा जो है वो पढ़ा नहीं है जिसमें जो है आपके पास सेम यूनिट्स हो, लेकिन यहाँ पर यूनिट सेम होगा, क्योंकि एनर्जी ही से आप वर्क करते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूनिट सेम है, ये याद रखिएगा। आगे ज्यादातर इस तरह की चीजें नहीं है कि सेम यूनिट वाली होंगी। अच्छा, अब जो है वो एनर्जी तो देख ली, लेकिन हमने ऊपर हमारे को लिख के दिया हुआ है कि एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। यानी हमारे पास सिर्फ एनर्जी नहीं होती, एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ एनर्जीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं, उसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को बहुत जगह पर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ देखेंगे, आगे जब भी ये आ रही होगी तो पूरी नहीं लिखी जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अक्सर जगह पर सिर्फ जो है वो के और ई लिख दिया जाएगा, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि के ई, यानी के से काइनेटिक और ई से एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है और कैसे बॉडी में आती है ये देखते हैं। एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy।
तो जब बॉडी मोशन करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पर मैं एक कार ड्रॉ करता हूँ आपके लिए छोटी सी। ये कार रेस्ट में है, तो मेरा आपसे सवाल होगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी। तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं होगी। क्यों? रेस्ट में है। जब रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और ये चीज आप फॉर्मूले से भी इसके समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये कार जो है वो मोशन कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। तो अब इससे अब मैं पूछूं आपसे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये मोशन कर रही है। तो बिल्कुल, जब कोई चीज मोशन कर रही होती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो, अच्छा इसका यूनिट भी याद रखिएगा, जौन सी भी एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की, उसका यूनिट जाउल ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, उनका यूनिट आपके पास जाउल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है द ऐसा यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जाउल, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट है वो जाउल है। तो इसमें फिर लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेट वेलोसिटी। A moving body maintain its kinetic energy unless its speed change। तो अगर कोई चीज रुकी हुई है और वो एक्सेलरेट करती है तो हमें जो है वो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमें वर्क की जरूरत होगी उसके ऊपर, यानी ये गाड़ी रुकी हुई है, अब अगर इसे हमें मोशन कराना है तो वर्क करना पड़ेगा ना, यानी फोर्स लगानी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। तो जब ये सब कुछ होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वेलोसिटी हमारे पास जीरो नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है आपके लिए कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करना नहीं सिखाया गया है आपको। इस फॉर्मूले को ड्राइव करा जाता है एक तरीके से, तो वो आपको यहाँ सिखाया नहीं गया है, तो मैं भी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो चीज हमें बुक में नहीं दी हुई उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। इंशाल्लाह जब आप आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मैट्रिक में जाएंगे तो वहां पर इसे ड्राइव करना सिखाया जाएगा। इसकी डेरिवेशन होती है मुकम्मल। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो इसकी डेरिवेशन है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया, इसका यूनिट है जाउल। ठीक है, के ई काइनेटिक एनर्जी, यूनिट जो है वो JOULE जाउल, और शॉर्ट फॉर्म में यानी सिंबल से लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा जाउल। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं आगे हमें इसमें क्या बताया जा रहा है और क्या चीज हमें जो है वो आगे दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की जा रही है कि क्या चीज बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी किस चीज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस चीज के इनवर्सली, और इसका न्यूमेरिकल भी हमने करना है। ठीक है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ वैसे इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ स्पीड भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन। तो जब भी कोई चीज के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा होगी कम होगी, वो उस चीज के मोशन पर और मास पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मास वाली है, यानी गाड़ी है और इसी के सामने एक ट्रक है। ठीक है, इसी के सामने एक ट्रक बना देता हूं मैं छोटा सा। ठीक है, इसी के सामने ये मैंने ट्रक बना दिया, तो ट्रक के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो है वो मास ज्यादा होगा, और गाड़ी के पास जो है वो कम काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि गाड़ी का जो मास है वो कम होगा। अच्छा, अब जो है स्पीड पे भी डिपेंड करती है। जिस चीज की स्पीड ज्यादा होगी उस चीज के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर गाड़ी हल्के चल रही है तो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है ना, अगर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर ट्रक जो है वो तेज मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रक की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी के ई। देखें, के ई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी पढ़े इसे। अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने अपना एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इजी है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको फिगर भी दिया हुआ था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आपको यहाँ कोई फिगर दिया नहीं गया, उस यानी किसी चीज की मोशन को नहीं दिखाया गया। तो अब जो है वो हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक, और देखते हैं कि न्यूमेरिकल इसका कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी को समझने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी समझेंगे। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो गिवन डेटा देख लेते हैं।
अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। कहा जाता है कि अ बॉल ऑफ मास, यानी बॉल का जो है वो मास है आपके पास। अब कितना मास है उसके पास जो मास है वो है 400 ग्राम। 400 ग्राम मास है, GM लिख लेते हैं, ग्राम ही होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम मास ग्राम में नहीं लेते, ऐसा यूनिट लाना पड़ता है। तो ऐसा यूनिट जो है वो केजी है। तो ये जो 400 है इसको डिवाइड जब हम कर देंगे ना 1000 से, तो ये जो है वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, सॉरी 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4 ग्राम आ जाएगा, केजी आ जाएगा, 0.4 केजी। ठीक है, अब वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v, और कितनी दी हुई है, स्ट्राइक द बॉल, स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेलोसिटी, यानी जो आपने बॉल फेंकी थी वो 400 ग्राम की थी और वो जो है वो वॉल से टकराती है, यानी दीवार से टकराती है बॉल आपकी। तो बॉल जब टकराती है तो उसकी वेलोसिटी होती है उस वक्त 4 मीटर पर सेकेंड। इसे सेकेंड से ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर इनवर्स में लिख के नहीं दिया हुआ, पर में लिख के दिया हुआ है, यानी ऐसे लिख के दिया हुआ मीटर पर सेकेंड। और ये आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, आगे जो है फिर आपको यहाँ पर कहते हैं कि हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की एट द टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो जो है वो वॉल से टकराई। एट द टाइम इट स्ट्राइक द वॉल, जब वो वॉल से टकराई तो उस टाइम पर उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, यह आपने बताना है। तो टू फाइंड आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हर जगह KE, जो है वो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेगा। फॉर्मूला, सॉल्यूशन, फिर फॉर्मूला। तो K.E फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, हाफ mv²। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब जो है हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने हाफ, और मास क्या दिया हुआ है हमें, मास दिया हुआ है 0.4, और वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी है भी हमें 4। ये 0.4 मास हो गया और ये 4 वेलोसिटी हो गई, या स्पीड कह लीजिए। अच्छा, 0.4 ये आ गया, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, स्क्वायर था ना v पे तो इसलिए 16 हो गया। अच्छा, अब ये जो है वो कैंसिल हो रहा है, एक ही टेबल पर आते हैं दोनों, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है और 16 जो है वो 8 पर आता है। तो 0.8 और मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पर जो है ये 0.4 आएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 0.4 को जो है अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने 8 के साथ। तो 8 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा, 3.2 जॉउल। तो ये इसका जो है ना स्क्वायर लेना नहीं भूलिएगा 4 का। अगर 4 का स्क्वायर नहीं लेंगे तो आंसर जो है वो आपका गलत ही आएगा और फिर मुश्किल होगी चीज़ों को समझने में। तो इसका जो है आप स्क्वायर लेना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आया है। अब जो है वो काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। तो यूनिट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका जाउल होता है। अब काइनेटिक एनर्जी, अब जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये देखते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब आती है जब हम जो है वो किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ये याद रखिएगा, इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो जो है उसमें आधी बात बयान हो रही है और आधी मैं आपको अपने पास से बता देता हूँ, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप वर्क करेंगे किसी फील्ड के खिलाफ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ये फील्ड क्या है, अब देखें फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अगेंस्ट वर्क किया ग्रेविटी, यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क किया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बॉल की एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप चाहें तो फिगर देख लीजिए 8.4, इसमें भी यही सेम चीज़ हो रही है। चलें क्रेन की एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। देखें, एक क्रेन है हमारे पास, ये रफ डायग्राम बना लेते हैं क्रेन की। ठीक है, ये क्रेन है, इसे क्रेन कंसीडर कर लें।
अब ये क्रेन जो है ना जमीन पे रखे हुए एक लोड को ऊपर उठाती है, अपने पास बुलाती है। तो पहले लोड यहाँ था, अब इसने यहाँ बुला लिया। पहले लोड यहाँ था, अब उसने ऊपर ले गया, ठीक है, ऊपर ले गई। अब इसने जो है ना इसे ऊपर उठा लिया, तो इसने वर्क किया, किसके खिलाफ वर्क किया? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके पास क्या आ गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई इसके पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटी क्या कह रही थी कि आप जो है वो लोड को ऊपर नहीं ले जा सकते, वो अपनी तरफ खींचे हुए थी जो है वो लोड को, यानी बॉक्स या मास जो भी है उसको। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो है वो इस मास को यहां से उठाकर यहां ले गए, यानी h डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इसके ऊपर जो है, इस मास के ऊपर जो है वो अभी भी वेट हैगा इसका, और mg लग रहा है, यानी वेट इसके ऊपर लग रहा है। तो इसके पास क्या आ गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप किसी चीज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या चाहे वो आपके पास इलास्टिक फील्ड हो, या आपके पास जो है वो स्टैटिक, यानी आपके पास चार्ज की कोई फील्ड हो, तो जब भी आप जो है वो मोशन कराते हैं इस तरह से किसी चीज को किसी फील्ड के अंदर, और वो भी अगेंस्ट द फील्ड। एक तो होता है कि आप इस मास को छोड़ दें, वो फौरन आके जमीन पे गिर जाए, तो ये तो हो गया आपने अगेंस्ट नहीं कराया, बल्कि फील्ड ने उसे जमीन पे लाके फेंका। लेकिन आपने जो है वो अगेंस्ट द फील्ड उसे मोशन करवाई। तो इस तरह से आपके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी में, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या ग्रेविटी की वजह से आई है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इसे आप यहां से छोड़ेंगे तो ये जो है वो जमीन पे आके गिर जाएगी, ये जो चीज है वो जमीन पे आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई हुई है जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये था मेरे पास मार्कर, अपनी जगह पर है, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, कैसे कि मैं इसे जब रिलीज करता हूं तो ये आके गिर जाता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर है तो ग्रेविटी लग रही है। अब मैंने क्या किया? मैंने जो है इस मार्कर को इतना लिफ्ट करा, एक हाइट पर ले आया। अब देखें ये बोट है और हाइट कुछ ऊपर तक है इसकी, ठीक है, हाइट पर है। लेकिन जैसे ही अब मैं इस पर कोई वर्क नहीं करूंगा, बस मैं अपने हाथ से इसे रिलीज करूंगा, ये जमीन पे आके गिरा। कौन सी एनर्जी ने इसको गिराया नीचे? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इसको जब मैंने इसे छोड़ा तो नीचे गिराया? तो ग्रेविटी ने इसे खींचा। लेकिन इसमें यहां पर एक एनर्जी स्टोर हुई हुई है अभी, ये जो है वो बेताब है नीचे गिरने के लिए। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये गिर जाएगा। तो ये जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी जमा हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में जो है वो वाटर पंप लगे हुए होते हैं, यानी मोटरें लगी हुई होती हैं पानी की, जो कि पानी को नीचे से लेकर आखिरी फ्लोर पर पहुंचा देती है, वर्क कर कर आखिरी फ्लोर पर। देखिए पानी ऐसा तो नहीं है कि नलके से टैंक नीचे बना हुआ फिर भी पानी नलके में आ रहा है, बल्कि टंकी ऊपर बनाई जाती है ताकि जो है वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जा सके पानी में, ताकि फिर पानी नलकों में आ सके। अगर टैंक में डायरेक्ट पाइप लगा देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि नलका ऊपर लगा हुआ है, पाइप नीचे लगा हुआ है और पानी नीचे है, तो पानी जो है वो खुद ब खुद तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क नहीं करेगा ना। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अपनी तरफ खींचती रहेगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है वो, और ग्रेविटी जो है उसे अपनी तरफ खींचती रहेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगती रहेगी। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? फिर हम उस पर जो है वो वर्क करेंगे उस पानी को, और पानी को जो है वो ऊपर वाली टंकी में ले जाएंगे। अब जो है उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, यानी वो पानी हाइट पर चला गया है। अब एक हाइट पर है, अब जैसे ही कहीं भी नलका खोला जाएगा वो पानी बहता हुआ नीचे आ जाएगा और रिलीज हो जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह समझाई गई है। द एनर्जी दैट अ बॉडी पजेस, वो एनर्जी जो कि बॉडी रखती हो, बाय विर्चुअ ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से। इसको कहते हैं शेप और स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम, या शेप और स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी एक बॉडी है वो एक हाइट पर है, यहाँ पर समझ लीजिए क्रेन के ऊपर एक चीज रखी हुई है, जैसे ही वहां से वो सिसकेगी फौरन जमीन पे आके गिरेगी। तो हाइट की वजह से ये चीज भी हाइट की वजह से भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटी के फील्ड की वजह से आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलास्टिसिटी की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग था आपके पास, आपने उसे यूं खींच कर लंबा कर लिया, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है। आपने जो है वो अगेंस्ट द इलास्टिसिटी वर्क किया ना, यानी इलास्टिसिटी जो चाह रही थी उसे मेंटेन रखे अपनी जगह पे, लेकिन आपने मोशन करा दिया। अब जो है आप जैसे ही उसे छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा दोबारा। या एक रबड़ को लेकर आप ये कर सकते हैं, एक जो है वो जो बैंड होता है जो कि रबड़ हम इस्तेमाल करते हैं,
उसको आप यूं खींचे, उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे रिलीज करेंगे अपनी दोबारा शेप में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी जो कि थी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब देखें यहाँ पर, अ बॉडी रेस्ड टू अ हाइट, एक बॉडी को आप हाइट पे लेके गए अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी अब उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है ऊपर से नीचे। ठीक है, वर्क कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे लाने के लिए आपको, बस थोड़ा सा आगे धक्का दे दें वो खुद ही नीचे आ जाएगा। उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है, पहले से स्टोर हो गई है। A stretch spring has elastic potential energy due to stretch position। तो एक खींचे हुए स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है, क्यों? क्योंकि उसमें खिंचाव आ गया है, तो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ गई जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अच्छा, द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट दैट वी ईट इन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आप एक प्लांट है, एक जो है वो पेड़ है, आप फिगर देख लीजिए, जरूरत नहीं है बनाने की। यहाँ पर एक फिगर है 8.4C। तो इसके अंदर जो है वो प्लांट है, प्लांट क्या करता है, जमीन से पानी लेता है, यानी एक पेड़ है, जमीन से पानी लिया पेड़ ने और ऊपर लेके गया, यानी अपने पत्तों के पास लेके गया, जो उसके पत्ते हैं, जो लीव्स हैं उनके पास लेके गया, उन्हें उसने जो है वो पानी प्रोवाइड किया और फिर फल बना और वो फल आपने खाया। अब फल वहां तक पहुंचा कैसे? एनर्जी की वजह से पहुंचा ना, वर्क किया, जो है वो वर्क हुआ हमारे पास, प्लांट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई, एक पेड़ के अंदर से जो वर्क हुआ उससे एक एनर्जी स्टोर हुई, और एक फल जो है वो एक हाइट पर होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि तमाम फल जमीन पर उग रहे होते हैं, एक हाइट पे भी उग रहे होते हैं फल, जैसे कि मैंगो हो गया और ऑरेंज हो गया और इसी तरह से मुख्तलिफ फल, सेब हो गया, एक हाइट पर उगते हैं। तो फिर जो उस फल के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई ना, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जो पेड़ है उसने वर्क किया और वर्क कर कर जो है वो एक हाइट पर फल बनाया। अब वो जो एनर्जी है उसके पास, वो हमारे पास, अगर वो फल डायरेक्ट टूट के जमीन पे गिरता है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर वो फल हम खाते हैं तो वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, इसके यूनिट पर आ जाते हैं। यूनिट जो है वो इसका हमारे पास जाउल है, डिनोट किया जाता है पीई से, इसे पीई लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, पीई से लिखा जाता है। यूनिट इसका जो है वो वही हमारे पास जाउल है, JOUL, जाउल। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, सिंबल में लिखना चाहे तो जे लिख दीजिए सिर्फ। फॉर्मूला, अच्छा इसका फॉर्मूला वो ड्राइव करके लिखाया गया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करके दिखाया गया है, छोटा सा इसलिए ड्राइव करके दिखाया गया है। तो डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है ये हमारे पास। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन या फॉर्मूला नहीं है ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और इसी की डेरिवेशन है। यहाँ पर देखिए, कंसीडर करें, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी पता करने के लिए, और जो ये फॉर्मूला है इसको पता करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक चीज को। यहाँ कहा जा रहा है लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका मास हो। फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है और ये छत है, बीच में जो है एक मास यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये इतनी हाइट पर है, इतनी हाइट पर है। हाइट को जो है वो जमीन से बिल्कुल जो है वो पैरेलल बनाते हैं ताकि जो है वो अच्छी तरह से डिनोट हो सके। ये एक हाइट पर है जिसे हमने एच कह दिया, एक हाइट पर है जिसे हमने एच कह दिया। तो जैसी ही इस चीज को हम रिलीज करेंगे, और इसके ऊपर सबसे पहले तो देखें यहाँ पर वेट लग रहा है mg, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, आपको पता है ना वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो mg जो है इसके ऊपर वेट लग रहा है, ये नीचे की तरफ जो है वो आने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि विच इज रेस्ड अप थ्रू अ हाइट, तो ये जो चीज है इसको हमने जमीन से एक हाइट पर ले गए, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, द वर्क इज लिफ्टिंग इज टू हाइट, तो इसको जो है वो हाइट पर ले जाने के लिए वर्क तो कराना पड़ेगा ना, कोई भी चीज या कोई भी बॉक्स जिसका मास हो वो खुद ब खुद तो हाइट पे जाएगा नहीं। ठीक है, कोई मैजिक होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको वर्क करा कर ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब हम इसको वर्क करा के ऊपर लेके जाएंगे और एक हाइट पे ले जाके रख देंगे, तो इसमें जो है वो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जमा। अब फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझ लें कि आपने जो है ना एक बॉक्स है जिसमें कीमती सामान है और अपने अलमारी के ऊपर रख दिया है, तो आप अक्सर देखते हैं कि ऐसे करके कभी कभार ये बॉक्स गिर जाते हैं नीचे, अलमारी हिलाने की वजह से या किसी वजह से। तो वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा? हमने तो कोई वर्क नहीं किया उसके ऊपर, वो गिर क्यों गया खुद ब खुद? वो इसीलिए गिरा क्योंकि उसके पास पहले से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही थी शुरुआत से, लेकिन वो किसी चीज पे रखा हुआ था तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट बैलेंस हुआ था, वो नीचे नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसे खिसकाया यानी अलमारी को हिलाया, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ और नीचे आके गिर गया आपके ऊपर। तो इस वजह से ये जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसमें होता है।
आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, एनर्जी जो है वो बराबर होती है वर्क के। ठीक है, यहां से डेरिवेशन कर रहे हैं हम, यहां से हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क के, या कोई भी एनर्जी हो वो वर्क के बराबर होती है। तो एनर्जी से ही आपको वर्क करने की सलाहियत मिलती है। तो वर्क का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है F.D। ठीक है, तो यहां पर हम मजीद इसको खोल देते हैं। अब F यहां पर क्या होगा, वेट है। फोर्स भी आपको पता है, वेट भी आपको पता है, फोर्स होती है। तो यहां पर हम फोर्स नहीं लेंगे, वेट लेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आएगी ना वो ग्रेविटी की वजह से आएगी। यहां पर एक्सेलरेशन हम पैदा नहीं करेंगे, ग्रेविटी पैदा करेगी। तो यहां पर mg लिख देते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास आ गया यहां पर ये फॉर्मूला जो है यहां पर ड्राइव हो गया। तो यहां पर डॉट हम हटा देंगे, यानी ये इस तरह से होगा mg/d और cos थीटा। अच्छा, cos थीटा अब यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हाइट कवर होगी, यानी जो वेट है वो भी यूं लग रहा है। ठीक है, और हाइट भी यूं ही कवर होगी। तो ये जो हमारे पास cos थीटा है ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा, क्योंकि हाइट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो ये mg/d और ये 1 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट है, तो h लिख दीजिए। तो ये आपके पास इसकी डेरिवेशन आ गई mgh। ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका फॉर्मूला, जो कि 8.4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, जब भी कहा जाए ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करें तो ये फॉर्मूला लगाइएगा और पता कीजिएगा। यूनिट मैंने ऊपर ही लिखवा दिया था, जाउल। ठीक है, चलें इसको लिखते हैं। अच्छा, ये इसका एक और भी फॉर्मूला यूनिट बन सकता है कि मास है तो kg, g है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h है तो मीटर। ठीक है, ये इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे तो सिर्फ जाउल लिख दीजिएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 3। न्यूमेरिकल है हमारे पास 3। तो यहाँ पर गिवन डेटा देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यानी हमें क्या क्या चीजें दी हुई है इन्होंने। कहते हैं कि एक बॉल है जिसका मास है 50 ग्राम। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, मास यानी आपको पता है कि हमारे पास केजी में आता है, ये ग्राम में दिया हुआ है। शॉर्ट में लिखा है मैंने जीएम, ग्राम ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम जब 1000 से डिवाइड करा देंगे तो ये ग्राम से जो है वो केजी में चला जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 0.05 जो है वो ये केजी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि इस रेस टू अ हाइट, तो एक बॉल है जिसको आपने जो है वो 50 ग्राम की थी और उसको उस पर वर्क किया और उसको एक हाइट पर ले गए। कितनी हाइट पर ले गए, उसको आप ले गए 7 मीटर की हाइट पर। अच्छा, ये तो मीटर तो आपको ऐसा यूनिट ही दिया हुआ है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायग्राम है, ये आपके पास एक छोटी सी बॉल थी, इसके ऊपर ये बॉल जो थी इसका वेट था 50 ग्राम, जो कि ये लिखा हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 50 ग्राम। और इस बॉल को उठाकर आप ऊपर ले गए, हाइट पर ले गए, और ये हाइट कितनी है आपके पास, ये जो हाइट है आपके पास, ये जो हाइट है आपके पास ये 7 ग्राम, ये जो है वो 7 मीटर है। ठीक है, आप इसको 7 मीटर की हाइट पर ले गए। तो जब आप कोई चीज ऊपर लेके जाते हैं उसके ऊपर हर वक्त ग्रेविटी तो लगती रहती है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जी लगती रहेगी। तो जी की वैल्यू क्या होगी, चाहे तो 9.8 लिख लीजिए, या चाहे तो 10 भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर 10 लिया है तो मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आंसर बिल्कुल बुक जैसा ही आ जाए, कभी अलग ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि बुक जैसी चीजें आपके लिए लेकर आऊँ, बुक जैसी चीजें करा दूँ। तो टू फाइंड क्या करना है, हमने शुरू में ही कह दिया गया था हमें कि आपने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी पीई। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पर हमारे पास mgh। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो अब तमाम चीजें आपको नोन है, कोई भी चीज अननोन नहीं है। तमाम चीजें आपको नोन है, कोई भी चीज अननोन नहीं है। तो यहाँ ही लिख लेता हूं मैं इसे। तो ये हमारे पास मास जो है वो आया था 0.05। ठीक है, और जो हमारे पास हाइट आया था वो आया था 7, और जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आई थी वो आई थी 10। चलें इसको मैं यहाँ दोबारा उतार देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए, कि जो हमारे पास हाइट आई, जो हमारे पास मास आया था वो आया था 0.05 kg। जो हमारे पास हाइट आई थी, या पहले ग्रेविटी है ना mgh ना, तो ग्रेविटी 10 लिख लीजिए और हाइट जो है वो 7 लिख लीजिए।
तमाम को सिमुलटेनियसली सॉल्व करा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 0.05 और 7 को मल्टीप्लाई करा दिया 10 से तो 70 आ गया। और फिर इसको जब आपस में दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास वही आ गया दोबारा 3.5, ठीक है, जॉल, 3.5 जॉल। तो ये जो था हमारे पास, ये इसका न्यूमेरिकल था जो कि हमने किया। इसमें और भी न्यूमेरिकल दिए हुए सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में, तो वो भी कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, समझने में कोई मुश्किलात ना हो कि इसमें बात क्या हो रही है, ठीक है। तो उसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम न्यूमेरिकल्स हो गए और अब सेल्फ असेसमेंट के दो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। एक है न्यूमेरिकल नंबर ए, न्यूमेरिकल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें निकालनी है, और दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी आई थिंक हमें निकालनी होगी। तो चले उन दोनों को भी करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल है वो है, उसको देखते हैं क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें गिवन डेटा देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि अ कार ऑफ मास, एक कार है आपके पास जिसका मास है, देखिए आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर जो है वो केजी में दे दिया गया है। वैसे तो कोई ऐसी गाड़ी होती नहीं है जिसका 50 किलो वजन हो, शायद बच्चों के खेलने वाली गाड़ी है, बल्कि वो भी इतनी भारी नहीं होती, वो थोड़ी हल्की होती है, और जो असल गाड़ी है वो तो कई 100 किलो की होती है, केजी की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाड़ी है जिसका मास दिया हुआ है आपको 50 केजी, 50 केजी जो है इसका मास दे दिया गया है। अच्छा, वो कह रहा है कि मूविंग विद वेलोसिटी, और ये गाड़ी जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, इतनी वेलोसिटी है, और डायरेक्शन जो है वो इसकी फोर्स की डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ये गाड़ी मूव कर रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड हमने करना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जी की वैल्यू नहीं आती, तो जरूरत नहीं है। तो आपने पता करना है के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, के डॉट ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको मास नोन है, आपको जो है वो वेलोसिटी नोन है, तो इसे पता कर लीजिए। तो पहले जो है मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हो गया मेरे पास हाफ, ये हो गया हमारे पास 50, और ये हो गया हमारे पास 10, ये जो है हमारे पास 10 वेलोसिटी आ गई। अच्छा, ये जो है हमेशा स्क्वायर लेना कभी नहीं भूलिएगा, अक्सर स्क्वायर लेना रह जाता है जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो ये मैंने 50 कर लिया, और स्क्वायर जब लिया 10 का तो मेरे पास हो गया 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर आप जानते हैं अच्छी तरीके से 100 होता है। तो ये हमारे पास इतना तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो है हमने मल्टीप्लाई कराना होगा 50 को 100 से। तो जब हम 50 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसको देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 5000 जो है हमारे पास आ रहा है। जब हमने 50 को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर जो है वो 5000 आया। तो चलें इसे लिख लेते हैं। अच्छा, तो ये जो 5000 है इसको 2 से डिवाइड करा देंगे हम। इस 5000 को 2 से जो है वो हमने डिवाइड करा देना है, ठीक है। तो इसे डिवाइड भी करा देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो आ जाए। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जब हमने 5000 को 2 से डिवाइड कराया तो 2500। अच्छा, यूनिट आपको पता है जॉउल होता है। तो ये जो है इसका पहले का आंसर था। अच्छा, अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से मुराद मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि एक न्यूमेरिकल बेस है, उसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 उतार देता हूं मैं आपके लिए, गिवन डेटा लिख देता हूं। देखें आप भी बिल्कुल इसी तरीके से न्यूमेरिकल कीजिएगा बोर्ड में हेडिंग डाल के गिवन डेटा और फिर टू फाइंड, तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी है जिसका मास है यानी आपके पास वजन है उसका 10 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, और उसे एक हाइट से फेंका जाता है। जो भी बॉडी है उसे एक हाइट से फेंका जा रहा है और वो आपके पास 20 मीटर पर है ऑन अ ग्राउंड। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जी की वैल्यू आपने लिखनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है आपने, यहाँ पर फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट कह रहे हैं ना कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सॉल्यूशन, तो P डॉट ई, तो फॉर्मूला है mgh, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग हिस्सा। तो ये जो है हमारे पास P डॉट ई आ गया, जिसे m लिखा मैंने 10, और मैंने यहाँ पर 20 जो है वो अपना
मास इंक्लूड करते क्या, मैं आगे पीछे लिख दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 20 जो है वो मैंने यहाँ पर हाइट इंक्लूड कर दी है, और 9.8 जो है वो मैंने अपना ग्रेविटी की वैल्यू, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे पीछे लिखने से कोई मसला नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मास है ना सबसे पहले तो 10 दिया हुआ है, उसके बाद ग्रेविटी है ना 9.8 दिया हुआ है, दोनों तरीके से आंसर सही आएगा, ये करें या ये करें। हाइट आपको 20 दी हुई है, तो अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो है वो आसान नंबरों को चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें आप, या हार्ड नंबरों को कर लें। तो मैंने क्या किया, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया मैंने, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 196। तो देखें सिर्फ 0.2 का फर्क है, लेकिन जो है वो 4 नंबरों का फर्क आ रहा है मल्टीप्लाई कराने पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो मैंने मजीद नंबरों को सॉल्व कराया, मैंने 10 मल्टीप्लाई किया 196 से, तो मेरे पास आंसर आया 1960। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आई इधर, वो आई मेरे पास 1960, और ये आपके पता है यूनिट तो जाउल होगा। तो यहाँ पर हमारे तमाम क्वेश्चंस जो है वो हो गए हैं। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, गिव द एनर्जी चेंज व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ। तो ये जो है वो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये शायद हमारे को एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन में भी इस तरह से आएंगे, तो उधर सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने तमाम आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो करवा दिए हैं, अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगा, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे जाती है। आप ये बात जानते हैं कि हम एनर्जी को बना नहीं सकते, ठीक है, हम खुद से एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट्स और तमाम चीज़ों के बारे में बता दूं कि अगर आपको जो है वो ग्रुप में ऐड होना है तो फीस साल में एक बार देनी है, जिसमें नोट्स मिल जाएंगे आपको इंग्लिश, फिजिक्स, उर्दू, इस्लामियत के। आपको जो है वो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश, मैथ, और आपको जो है वो इंग्लिश और मैथ और फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे तमाम जो है वो सब्जेक्ट के, और तमाम जो है वो तमाम चैप्टर्स के। यानी आपको जो है वो गेस्ट पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, 5 ईयर मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेस्ट सेशन भी आपको इसी फीस में मिल जाएगा। तमाम चीज़ें एक ही फीस में आपको देती जाएंगी, साल में सिर्फ एक ही बार ये फीस पे करनी है, ठीक है। और नोट्स जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि इंग्लिश के बन गए हैं, 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है, फिजिक्स के बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है, और इस्लामियत के बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है, और उर्दू के बन गए हैं, ठीक है, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी फीस। तो ये 4 नोट्स बन गए हैं हमारे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों में एक बार चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।